गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी राजस्थान, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकंड के एवीएसटी विषय के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि हम किन किन सिद्धांतों को लेकर के प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति अपनाते हैं, यानी कि प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के अंतर्गत हमें कौन कौन से आयाम पूर्ण करने पड़ते हैं। तो पहला बिंदु है प्रत्येक प्रक्रिया के व्ययों एवं ऊपरी व्ययों का संग्रहण एवं वर्गीकरण। हमें प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाले सामग्री श्रम ऊपरी व्ययों का सबका हर एक प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग संग्रहण एवं वर्गीकरण करना पड़ता है और फिर हमें उस प्रक्रिया के ऊपर उन समस्त लागतों का सामग्री श्रम एवं ऊपरी व्यय के अलग अलग खर्चों को लगाना होता है, चार्ज करना होता है, प्रभारित करना होता है। दूसरा बिंदु है, दूसरा सिद्धांत है विभिन्न प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष व्ययों का उचित अंश प्रक्रिया में चार्ज करना। अगर कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यय संपूर्ण कारखाने के लिए या संपूर्ण उत्पादन के लिए या विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक साथ होते हैं तो उनको एक किसी प्रक्रिया विशेष पर उसका एक निश्चित अंश या उचित अंश हमें उस प्रक्रिया विशेष पर ही चार्ज करना होता है, तब जाकर के उस प्रक्रिया विशेष के द्वारा उत्पादित माल की सही लागत ज्ञात होती है। तीसरा सिद्धांत है प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाले सामग्री श्रेय का पृथक लेखा रखना। हमें प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाले सामग्री के श्रेय का अलग अलग पृथक पृथक लेखा होना रखना पड़ता है ताकि उस प्रक्रिया के द्वारा जो श्रेय हुआ है उसी प्रक्रिया उस श्रेय के कारण उसी प्रक्रिया की उत्पादन लागत को बढ़ाया जा सके, सामान्य श्रेय के रूप में उसी प्रक्रिया की उत्पादन लागत को बढ़ाया जा सके, या उस श्रेय के विक्रय से अगर कोई राशि प्राप्त होती है तो उस प्रक्रिया विशेष की ही लागतों में कमी उससे की जा सकती है ताकि हमें उस प्रक्रिया से उत्पादित अच्छे माल की प्रति इकाई लागत, कुल लागत सही एवं स्पष्ट ज्ञात हो सके। चौथा सिद्धांत है प्रक्रिया की कुल लागत का अगली प्रक्रिया में अंतरण। प्रत्येक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित माल की कुल लागत अगली प्रक्रिया के लिए आगम यानी कि इनपुट सामग्री बन जाती है, तो उस अगली प्रक्रिया में प्रत्येक प्रक्रिया की कुल लागत को अगली प्रक्रिया में स्थानांतरित कर लिया जाता है उत्पादन लागत को, और फिर उस अगली प्रक्रिया में वहां के उस अगली प्रक्रिया के जो भी सामग्री श्रम ऊपरी व्यय के व्यय हैं वो उसके ऊपर प्रभावित की जाकर के फिर अगली प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात की जाती है और उनको फिर उससे आगे की प्रक्रिया में स्थानांतरित किया जाता है। फिर आगे की प्रक्रियाओं में भी उत्पादन करके और अंतिम प्रक्रिया से उत्पादित माल को निर्मित माल खाते में स्थानांतरित किया जाता है, अर्थात विक्रय के लिए गोदाम में स्थानांतरित किया जाता है। फिर अगला पांचवा सिद्धांत है प्रत्येक प्रक्रिया की प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। प्रक्रिया लागत के अंतर्गत हमें उस प्रक्रिया में लगने वाले लागत के विभिन्न तत्वों, सामग्री श्रम ऊपरी व्ययों की कुल लागत तो ज्ञात करनी होती है, किंतु उत्पादित माल की प्रतिकूल लागत तो ज्ञात करनी होती है, साथ में हमें उत्पादित इकाइयों का कुल लागत में भाग देकर के प्रति इकाई लागत भी ज्ञात करनी होती है ताकि हम उसकी तुलना अन्य बाजार मूल्य से भी कर सके, अन्य उत्पादकों के यहाँ उत्पादित लागतों से भी कर सके। ये सब हमें विभिन्न प्रकार के निर्णयों के लिए आवश्यक है। फिर अगला छठा सिद्धांत है कि हम अंतिम प्रक्रिया तक की कुल लागत का निर्मित माल खाते में अंतरण। अंतिम प्रक्रिया तक की कुल लागत जो भी है तो अंतिम प्रक्रिया
के कुल उत्पादन लागत से निर्मित माल को उसकी कुल लागत के आधार पर निर्मित माल खाते में अंतरण कर दिया जाता है, जहाँ पुराना स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी होता है और जहाँ जितना माल बिकता है उसका लेखा भी किया जाता है और बिके गए माल पर कितना लाभ अर्जित हुआ है वहाँ उसका भी लेखा होता है। इसके बाद अगला सिद्धांत है 7वां, निर्माणावस्था में वस्तु की पूर्णता के स्तर का अनुमान लगाकर तुल्य उत्पादन की परिगणना करना। यानी कि हमें किसी एक निश्चित अवधि की लागतें ज्ञात करनी है और वो अवधि समाप्त हो जाती है और किसी प्रक्रिया में माल निर्माणावस्था में रह जाता है, तो जो पूर्ण निर्मित हो गया तो वो पूर्ण निर्मित उत्पादन 100% प्रोड्यूस्ड गुड्स कहलाएगा। किंतु जो अवधि समाप्त हो गई है और किसी पूर्णता के स्तर पर है, अर्धनिर्मित अवस्था में है, निर्माणावस्था में है, तो उसका हम तुल्य उत्पादन के कितने प्रतिशत स्तर तक उत्पादन पूर्ण हो चुका है, तो जितना प्रतिशत वो प्रोडक्ट पूर्ण हो गया है उस प्रोडक्ट की इकाइयों को उतने प्रतिशत से गुणा करके और निर्मित माल के निर्मित इकाइयों के तुल्य बना दिया जाता है और इस प्रकार तुल्य उत्पादन की परिगणना करके निर्मित माल की और अर्धनिर्मित माल की सबकी हम प्रति इकाई लागत ज्ञात कर लेते हैं। वो भी इसी प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति का अंग है। और फिर अगला 8वां सिद्धांत है कि प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के अंतर्गत और कौन सा आयाम होता है, तो उसमें सामग्री 8वां सिद्धांत है कि सामग्री के सामान्य शेयर के विक्रय से प्राप्त राशि का समायोजन। तो सामग्री का जो सामान्य शेयर उसके विक्रय से प्राप्त जो शेयर राशि हमें प्राप्त होती है उससे हम प्रक्रिया खाते को क्रेडिट कर देते हैं, ताकि उस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित माल की हमें प्रति इकाई एवं कुल लागत सही ज्ञात हो सके। सामान्य शेयर की विक्रय से प्राप्त राशि को वहां घटा दिया जाता है और सही लागतें ज्ञात कर ली जाती है। और फिर अंत्य प्रक्रिया लाभ की गणना करना कि हमें प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के अंतर्गत अंत्य प्रक्रिया लाभ की गणना करना होता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित माल की कुल उत्पादन लागत की हम बाजार मूल्य से तुलना करके और हर एक प्रक्रिया के द्वारा अनुमानित रूप से प्राप्त लाभ को हम जोड़ करके और अंतर प्रक्रिया लाभ जोड़ करके ही अगली प्रक्रिया में ट्रांसफर करते हैं, ताकि उस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित माल पर हमें कितना अनुमानित लाभ कमाया होगा बाजार मूल्य की तुलना में वो हमें ज्ञात हो जाता है और उससे प्रत्येक प्रक्रिया की लाभदायकता और कुशलता भी ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार इन विभिन्न सिद्धांतों यानी कि इन विभिन्न आयामों को लेकर के हम प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति अपनाते हैं। तो ये है प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के सिद्धांत। धन्यवाद।